रिच डैड पुअर डैड पार्ट 1 बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान था। उसके पास पीएचडी थी और उसने 2 साल से भी कम समय में 4 साल का स्नातक कार्य पूरा किया। फिर वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में अपनी उन्नत पढ़ाई करने गया, सभी पूर्ण वित्तीय छात्रवृत्ति पर। दूसरे पिता ने कभी 8वीं कक्षा पूरी नहीं की। दोनों व्यक्ति अपने करियर में सफल रहे, उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने अच्छी खासी आय अर्जित की। फिर भी एक हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा। दूसरा हवाई में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक की मृत्यु अपने परिवार, धर्मार्थ संस्थाओं और अपने चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर हुई। दूसरे ने भुगतान के लिए बिल छोड़े। दोनों व्यक्ति मजबूत, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी सलाह नहीं दी। दोनों व्यक्ति शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखते थे, लेकिन उन्होंने एक ही पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे पास केवल एक पिता होता, तो मुझे उनकी सलाह को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता। 2 पिता होने के कारण मुझे विपरीत दृष्टिकोण चुनने का मौका मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। एक या दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैंने पाया कि मैं ज्यादा सोचता हूँ, तुलना करता हूँ और फिर अपने लिए चुनता हूँ। समस्या ये थी कि अमीर आदमी अभी अमीर नहीं था और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं था। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही पैसे और परिवार के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन पैसे के बारे में उनके विचार बहुत अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहता था, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरे ने कहा, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक युवा लड़के के रूप में 2 मजबूत पिताओं का मुझ पर प्रभाव होना मुश्किल था। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और सुनना चाहता था, लेकिन दोनों पिता एक जैसी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में, खास तौर पर पैसे के बारे में, इतना अंतर था कि मैं उत्सुक हो गया। मैं लंबे समय तक सोचने लगा कि दोनों क्या कह रहे हैं। मेरा ज्यादातर निजी समय चिंतन करने में बीतता था, खुद से सवाल पूछता था, वह ऐसा क्यों कहता है? और फिर दूसरे पिता के कथन के बारे में वही सवाल पूछना। ये कहना ज्यादा आसान होता, हाँ, वह सही है, मैं उससे सहमत हूँ, या फिर यह कहकर दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देना कि बूढ़े आदमी को नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसके बजाय मेरे पास 2 पिता थे जिनसे मैं प्यार करता था, जिसने मुझे सोचने और अंततः अपने लिए सोचने का एक तरीका चुनने के लिए मजबूर किया। एक प्रक्रिया के रूप में अपने लिए चुनना लंबे समय में किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान साबित हुआ। अमीरों के अमीर बनने, गरीबों के गरीब बनने और मध्यम वर्ग के कर्ज में डूबने का एक कारण ये है कि पैसे का विषय घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। तो गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस इतना कहते हैं, स्कूल में रहो और खूब पढ़ाई करो। बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ स्नातक हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की तरह वित्तीय प्रोग्रामिंग और मानसिकता के साथ। दुख की बात है कि स्कूलों में पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल शैक्षणिक और पेशेवर कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। ये बताता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने बेहतरीन ग्रेड हासिल किए हैं, वे जीवन भर वित्तीय रूप से संघर्ष कर सकते हैं। हमारा चौंका देने वाला राष्ट्रीय ऋण काफी हद तक उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो पैसे के विषय में बहुत कम या बिना किसी प्रशिक्षण के वित्तीय निर्णय लेते हैं। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि जल्द ही क्या होगा जब हमारे पास लाखों लोग होंगे जिन्हें वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी। वे वित्तीय सहायता के लिए अपने परिवारों या सरकार पर निर्भर होंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा के पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने का काम माता पिता पर छोड़ दिया जाता रहेगा, तो देश कैसे बचेगा जिनमें से ज्यादातर गरीब होंगे या पहले से ही गरीब हैं? चूंकि मेरे 2 प्रभावशाली पिता थे, इसलिए मैंने उन दोनों से सीखा। मुझे प्रत्येक पिता की सलाह के बारे में सोचना पड़ा, और ऐसा करने से मुझे किसी के विचारों की शक्ति और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। उदाहरण के लिए, एक पिता को ये कहने की आदत थी, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। दूसरे पिता ने उन शब्दों का इस्तेमाल करने से मना किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं पूछूं, मैं इसे वहन कैसे कर सकता हूं?
एक कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक आपको छूट देता है और दूसरा आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले पिता समझाते थे कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता। शब्दों को अपने आप कहने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं इसे वहन कैसे कर सकता हूँ? ये सवाल पूछने से आपका दिमाग काम पर लग जाता है। उनका मतलब यह नहीं था कि आपको वो सब कुछ खरीद लेना चाहिए जो आप चाहते हैं। वो आपके दिमाग का व्यायाम करने के बारे में कट्टर थे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। वो कहते थे, मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। ये जितना मजबूत होगा, मैं उतना ही अधिक पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि स्वचालित रूप से ये कहना कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, मानसिक आलस्य का संकेत था। हालांकि दोनों पिता कड़ी मेहनत करते थे। मैंने देखा कि एक पिता को वित्तीय मामलों में अपने दिमाग को सुला देने की आदत थी और दूसरे को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की आदत थी। दीर्घकालिक परिणाम ये हुआ कि एक पिता आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और दूसरा कमजोर हुआ। यह उस व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है जो नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए जिम जाता है और वो व्यक्ति जो सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। उचित शारीरिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य की संभावनाओं को बढ़ाता है और उचित मानसिक व्यायाम आपके धन की संभावनाओं को बढ़ाता है। मेरे दोनों पिताओं के दृष्टिकोण विपरीत थे और इसने उनके सोचने के तरीके को प्रभावित किया। एक पिता ने सोचा कि अमीरों को कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करने के लिए अधिक करों का भुगतान करना चाहिए। दूसरे ने कहा, कर उन लोगों को दंडित करते हैं जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक पिता ने सुझाव दिया, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। दूसरे ने सुझाव दिया, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। एक पिता ने कहा, मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। दूसरे ने कहा, मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। एक ने खाने की मेज पर पैसे और व्यापार के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया, जबकि दूसरे ने भोजन के दौरान पैसे के विषय पर चर्चा करने से मना किया। एक ने कहा, जब पैसे की बात आती है तो इसे सुरक्षित रखें, जोखिम न लें। दूसरे ने कहा, जोखिम प्रबंधन करना सीखें। एक का मानना था, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर एक दायित्व है और यदि आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप मुसीबत में हैं। दोनों पिताओं ने अपने बिल समय पर चुकाए, फिर भी एक ने अपने बिल पहले चुकाए जबकि दूसरे ने अपने बिल अंत में चुकाए। एक पिता का मानना था कि कंपनी या सरकार आपका और आपकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। वो हमेशा वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति योजनाओं, चिकित्सा लाभों, बीमार छुट्टी, छुट्टियों के दिनों और अन्य सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वो अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में शामिल हुए और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद आजीवन सेवानिवृत्ति और पात्रता पैकेज अर्जित किया। उन्हें सेना द्वारा अपने सेवानिवृत्त लोगों को दिए जाने वाले चिकित्सा लाभों और पीएक्स विशेषाधिकारों का विचार पसंद आया। उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कार्यकाल प्रणाली भी पसंद आई। जीवन भर नौकरी की सुरक्षा और नौकरी के लाभों का विचार कभी कभी नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था। वो अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इन लाभों का हकदार हूँ। दूसरे का मानना था कि पूरी तरह से वित्तीय आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। उन्होंने पात्रता मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाई और बताया कि कैसे इसने कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को बनाया। वो आर्थिक रूप से सक्षम होने पर जोर देते थे। एक पिता ने कुछ डॉलर बचाने के लिए संघर्ष किया, दूसरे ने निवेश किया। एक पिता ने मुझे सिखाया कि कैसे एक प्रभावशाली रिज्यूमे लिखना है ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजनाएं लिखनी हैं ताकि मैं नौकरियां पैदा कर सकूं। दो मजबूत पिताओं की संतान होने के कारण मुझे ये देखने का सौभाग्य मिला कि अलग अलग विचारों का किसी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा कि लोग वास्तव में अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब पिता हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, और वो भविष्यवाणी सच हो गई। दूसरी ओर, मेरे अमीर पिता हमेशा खुद को अमीर कहते थे। वे ऐसी बातें कहते थे, मैं एक अमीर आदमी हूँ, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। यहाँ तक कि जब वे एक बड़ी वित्तीय बाधा के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वे खुद को ये कहकर छिपाते थे, गरीब होने और दिवालिया होने में अंतर है।
दिवालिया होना अस्थायी है, गरीब होना हमेशा के लिए है। मेरे गरीब पिता कहते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अमीर पिता हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी मापा या सराहा नहीं जा सकता, लेकिन एक युवा लड़के के रूप में मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि मेरे विचारों और मैं खुद को कैसे व्यक्त करता हूँ, इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता गरीब थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, जो कि महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके विचारों और कार्यों के कारण। एक युवा लड़के के रूप में, जिसके 2 पिता थे, मैं इस बात के प्रति बहुत सचेत हो गया कि मुझे अपने विचारों को अपनाने के लिए किस तरह का चुनाव करना चाहिए। क्या मुझे अपने अमीर पिता की बात सुननी चाहिए या अपने गरीब पिता की? गरीब होने और कंगाल होने में अंतर है। कंगाल होना अस्थायी है, गरीब होना शाश्वत है। हालांकि दोनों ही पुरुषों में शिक्षा और सीखने के लिए बहुत सम्मान था, लेकिन वे इस बात पर असहमत थे कि उन्हें क्या सीखना जरूरी लगता है। एक चाहता था कि मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी पाऊं। वो चाहता था कि मैं पेशेवर वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ाई करूं और MBA के लिए बिजनेस स्कूल जाऊं। दूसरे ने मुझे अमीर बनने के लिए पढ़ाई करने, ये समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीखने के लिए कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वो बार बार दोहराता था। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने पैसे के बारे में अपने अमीर पिता की बात सुनने और उनसे सीखने का फैसला किया। ऐसा करने में मैंने अपने गरीब पिता की बात नहीं सुनने का फैसला किया, भले ही उनके पास कॉलेज की सभी डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा द रोड नॉट टेकन है। मैं इसका सबक लगभग रोजाना पढ़ता हूँ। रास्ता नहीं चुना। पीले जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए, और अफसोस है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। और एक यात्री बनकर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, और जहां तक हो सका एक को देखा, जहां वो झाड़ियों में मुड़ी हुई थी। फिर दूसरे को लिया, जो उतना ही सुंदर था, और शायद बेहतर दावा था, क्योंकि वो घास वाला था और घिसाव की जरूरत थी। हालांकि वहां से गुजरने के लिए वे लगभग एक जैसे ही घिस गए थे, और उस सुबह दोनों एक जैसे ही पड़े थे। पत्तियों में कोई कदम काले नहीं पड़े थे। ओह, मैंने पहले को दूसरे दिन के लिए रख लिया, फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता एक दूसरे रास्ते पर कैसे जाता है। मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। मैं यह एक आह भरते हुए कहूंगा। कहीं युगों युगों बाद जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग जाते थे, और इसने सारा अंतर पैदा कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर विचार किया है। अपने उच्च शिक्षित पिता की सलाह और पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण को न सुनना एक दर्दनाक निर्णय था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरे बाकी जीवन को आकार दिया। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो पैसे के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हुई। मेरे अमीर पिता ने मुझे 30 साल की अवधि में पढ़ाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। उन्होंने तब पढ़ना बंद कर दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं जानता हूं और पूरी तरह से समझता हूं कि वे मेरे दिमाग में क्या भर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है वित्तीय शिक्षा। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आपको ये शिक्षा है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं और धन कमाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच काम नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल गए और कभी नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, इसलिए वे अपना जीवन पैसे के लिए काम करते हुए बिताते हैं। चूंकि मैं सिर्फ 9 साल का था जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे अमीर पिता ने मुझे जो सबक सिखाए वे बहुत सरल थे। और जब सब कुछ कहा और किया गया, तो केवल 6 मुख्य सबक थे, जिन्हें 30 वर्षों में दोहराया गया। ये पुस्तक उन 6 सबकों के बारे में है, जिन्हें यथासंभव सरल तरीके से बताया गया है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे अमीर पिता ने मुझे उन सबकों को बताया था। ये सबक उत्तर नहीं है, बल्कि ऐसे मार्गदर्शक हैं जो आपको और आपके बच्चों को इस दुनिया में चाहे जो भी हो, अमीर बनने में मदद करेंगे, जिसमें बदलाव और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। चैप्टर 1, पार्ट 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं।
अमीरों के लिए पैसा काम करता है। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? मेरे पिता ने शाम का अखबार रख दिया। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की माँ अपनी नई कैडिलैक में आई थी और वे सप्ताहांत के लिए अपने बीच हाउस जा रहे थे। वो अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने हमें बताया कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। क्या उन्होंने आमंत्रित किया था? मेरे पिता ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, उन्होंने आमंत्रित किया था, मैंने आहत स्वर में उत्तर दिया। मेरे पिता ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, अपने चश्मे को अपनी नाक के पुल पर धकेला और अखबार पढ़ने में लग गए। मैं जवाब का इंतजार करता रहा। वर्ष 1956 था। मैं 9 साल का था। किस्मत के किसी फेरबदल से मैं उसी सरकारी स्कूल में गया जहां अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे। हम मुख्य रूप से एक चीनी बागान शहर थे। बागान के प्रबंधक और अन्य अमीर लोग, जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर, अपने बच्चों को इस प्राथमिक विद्यालय में भेजते थे। 6ठी कक्षा के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर निजी स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क की एक तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता, तो मैं अपने जैसे परिवारों के बच्चों के साथ किसी दूसरे स्कूल में जाता। 6ठी कक्षा के बाद ये बच्चे और मैं सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में चले जाते। उनके लिए या मेरे लिए कोई निजी स्कूल नहीं था। मेरे पिताजी ने आखिरकार कागज नीचे रख दिया। मैं समझ सकता था कि वे सोच रहे थे। अच्छा, बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम्हें पैसा कमाना सीखना होगा। मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ? मैंने पूछा। अच्छा, अपना दिमाग लगाओ, बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तब भी मैं जानता था कि इसका मतलब वास्तव में ये था, मैं तुम्हें बस इतना ही बताने जा रहा हूँ, या मुझे जवाब नहीं पता, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करो। साझेदारी बनती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे पिताजी ने क्या कहा था। जहां तक मैं बता सकता था, माइक और मैं इस स्कूल में एकमात्र गरीब बच्चे थे। माइक भी किस्मत के कारण इस स्कूल में था। किसी ने स्कूल जिले के लिए लाइन में जॉगिंग की थी और हम अमीर बच्चों के साथ स्कूल में आ गए। हम वास्तव में गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हम गरीब हैं क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास नए बेसबॉल दस्ताने, नई साइकिलें, नई हर चीज थी। माँ और पिताजी ने हमें बुनियादी चीजें मुहैया कराईं, जैसे खाना, आश्रय और कपड़े। लेकिन बस इतना ही। मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हम चीजें चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज्यादा काम उपलब्ध नहीं था। तो हम पैसे कमाने के लिए क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम मेरे साथी बनना चाहते हो? वो सहमत हो गया और इस तरह उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला व्यापारिक भागीदार बन गया। हमने पूरी सुबह पैसे कमाने के तरीकों पर विचार करने में बिताई। कभी-कभी हम जिमी के बीच हाउस में मौज मस्ती करने वाले सभी कूल लोगों के बारे में बात करते थे। इससे थोड़ा दुख होता था, लेकिन वो दुख अच्छा था, क्योंकि इसने हमें पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार उस दोपहर बिजली की एक चमक गिरी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को एक विज्ञान पुस्तक से मिला था जिसे उसने पढ़ा था। उत्साह से हमने हाथ मिलाया और साझेदारी ने अब एक व्यवसाय शुरू कर दिया। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने पड़ोस में घूमते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और अपने पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे हमारे लिए अपने टूथपेस्ट ट्यूब बचाकर रखेंगे। हैरान नजरों से ज्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, जिस पर हमने जवाब दिया, हम आपको नहीं बता सकते। यह एक व्यापारिक रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, मेरी माँ परेशान होती गई। हमने अपनी कच्ची सामग्री को स्टोर करने के लिए उनकी वॉशिंग मशीन के बगल में एक जगह चुनी थी। एक भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थीं, हमारे इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूबों का ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी माँ ने अपना पैर नीचे रखा। अपने पड़ोसियों की गंदी, मुड़ी हुई, इस्तेमाल की गई टूथपेस्ट ट्यूबों को देखकर वो परेशान हो गई। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने पूछा। और मैं फिर से यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक व्यापारिक रहस्य है।
इस गंदगी के साथ कुछ करो या मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने विनती की और समझाया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त मात्रा में टूथपेस्ट हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू करेंगे। हमने उसे बताया कि हम कुछ पड़ोसियों के टूथपेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनकी ट्यूब ले सकें। माँ ने हमें 1 सप्ताह का विस्तार दिया। उत्पादन शुरू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई और दबाव बढ़ गया। मेरी पहली साझेदारी को पहले से ही मेरी अपनी माँ द्वारा बेदखली नोटिस के साथ धमकी दी जा रही थी। माइक का काम पड़ोसियों को जल्दी से जल्दी अपना टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के लिए कहना था, ये कहते हुए कि उनके दंत चिकित्सक चाहते हैं कि वे वैसे भी अधिक बार ब्रश करें। मैंने उत्पादन लाइन को एक साथ रखना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे पिताजी एक मित्र के साथ ड्राइववे पर 2 9 वर्षीय लड़कों को देखने गए, जहां एक उत्पादन लाइन पूरी गति से चल रही थी। हर जगह महीन सफेद पाउडर था। एक लंबी मेज पर स्कूल से आए छोटे दूध के डिब्बे रखे थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल अधिकतम ताप पर लाल गर्म कोयले से चमक रही थी। पिताजी सावधानी से चले क्योंकि उत्पादन लाइन ने कापोर्ट को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए उन्हें ड्राइववे के आधार पर कार पार्क करनी पड़ी। जैसे ही वो और उसका मित्र करीब पहुंचे, उन्होंने कोयले के ऊपर एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूबें पिघल रही थीं। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूबों में नहीं आता था। ट्यूब शीशे से बनी होती थी, इसलिए एक बार जब पेंट जल जाता था तो ट्यूबों को छोटे स्टील के बर्तन में डाल दिया जाता था। वे तब तक पिघलते रहे जब तक कि वे तरल नहीं हो गए और मेरी माँ के बर्तन धारकों के साथ हमने दूध के डिब्बों के शीर्ष पर एक छोटे से छेद के माध्यम से सीसा डाला। दूध के डिब्बों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर जगह सफेद पाउडर फैला हुआ था। जल्दबाजी में मैंने बैग गिरा दिया था और पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे बर्फबारी की वजह से ऐसा हुआ हो। दूध के डिब्बे प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों के बाहरी कंटेनर थे। मेरे पिता और उनके दोस्त ने देखा कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यूब के शीर्ष पर एक छोटे से छेद के माध्यम से पिघले हुए शीशे को सावधानी से डाल रहे थे। सावधान, मेरे पिता ने कहा। मैंने बिना ऊपर देखे सिर हिला दिया। अंत में डालने के बाद मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और अपने पिता की ओर मुस्कुराया। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उन्होंने सतर्क मुस्कान के साथ पूछा। हम वही कर रहे हैं जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम भागीदार हैं। और उन प्लास्टर के सांचों में क्या है? मेरे पिता ने पूछा। देखो, मैंने कहा, यह एक अच्छा बैच होना चाहिए। एक छोटे से हथौड़े से मैंने उस सील पर टैप किया जो क्यूब को आधे में विभाजित करती है। सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड के ऊपरी आधे हिस्से को ऊपर खींचा और एक लेड निकल बाहर गिर गया। ओह नहीं, मेरे पिताजी ने कहा, तुम शीशे से निकेल बना रहे हो। यह सही है, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो तुमने हमें करने के लिए कहा था। हम पैसे कमा रहे हैं। मेरे पिताजी के दोस्त ने मुड़कर जोर से हंस दिया। मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट की ट्यूबों के एक डिब्बे के साथ उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से ढके हुए थे और कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमें सब कुछ नीचे रखने और हमारे घर की सामने की सीढ़ी पर उनके साथ बैठने के लिए कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने धीरे से समझाया कि नकली शब्द का क्या मतलब है। हमारे सपने टूट गए। क्या आपका मतलब है कि यह अवैध है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। उन्हें जाने दो, मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा। वे शायद कोई प्राकृतिक प्रतिभा विकसित कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने उसे घूर कर देखा। हाँ, यह अवैध है, मेरे पिताजी ने धीरे से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने बहुत रचनात्मकता और मौलिक विचार दिखाए हैं। चलते रहो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। फिर हमने अपनी गंदगी साफ करना शुरू किया। व्यवसाय उद्घाटन के दिन ही खत्म हो गया था। पाउडर को झाड़ते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त सही हैं। हम गरीब हैं। मेरे पिता अभी अभी जा रहे थे, तभी मैंने ऐसा कहा। लड़कों, उन्होंने कहा, तुम तभी गरीब होगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया है। ज्यादातर लोग केवल बातें करते हैं और अमीर बनने का सपना देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं फिर से यही कहूंगा, चलते रहो। हार मत मानो।
माइक और मैं चुपचाप खड़े रहे। वे अच्छे शब्द थे, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता था कि क्या करना है। तो तुम अमीर क्यों नहीं हो, पिताजी? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने स्कूल टीचर बनना चुना है। स्कूल टीचर्स वास्तव में अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना पसंद है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि पैसे कैसे कमाएं। माइक और मैं मुड़े और अपनी सफाई जारी रखी। मुझे पता है, मेरे पिताजी ने कहा, अगर तुम लड़के अमीर बनना सीखना चाहते हो तो मुझसे मत पूछो। अपने पिताजी से बात करो, माइक। मेरे पिताजी? माइक ने सिकुड़े हुए चेहरे से पूछा। हाँ, तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे पिताजी और मेरे पास एक ही बैंकर है और वो तुम्हारे पिताजी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि पैसे कमाने के मामले में तुम्हारे पिताजी बहुत बढ़िया हैं। मेरे पिताजी? माइक ने अविश्वास में फिर से पूछा। तो फिर हमारे पास स्कूल के अमीर बच्चों की तरह अच्छी कार और अच्छा घर क्यों नहीं है? एक अच्छी कार और एक अच्छा घर जरूरी नहीं कि इसका मतलब ये हो कि आप अमीर हैं या आपको पैसे कमाने का तरीका पता है, मेरे पिता ने जवाब दिया। जिमी के पिता चीनी बागान में काम करते हैं। वो मुझसे बहुत अलग नहीं हैं। वो एक कंपनी में काम करते हैं और मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। कंपनी उनके लिए कार खरीदती है। चीनी कंपनी वित्तीय संकट में है और जिमी के पिता के पास जल्द ही कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे पिता अलग हैं, माइक। वो एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ सालों में वो बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। इस बात से माइक और मैं फिर से उत्साहित हो गए। नए जोश के साथ हमने अपने अब बंद हो चुके पहले व्यवसाय के कारण हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। सफाई करते समय हमने योजना बनाई कि माइक के पिता से कैसे और कब बात करनी है। समस्या ये थी कि माइक के पिता लंबे समय तक काम करते थे और अक्सर देर से घर नहीं आते थे। उनके पिता के पास गोदाम, एक निर्माण कंपनी, दुकानों की एक श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। ये रेस्तरां ही थे जिन्होंने उसे देर तक बाहर रखा। जब हम सफाई कर चुके तो माइक ने घर के लिए बस पकड़ी। वो उस रात घर आने पर अपने पिता से बात करने वाला था और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनना सिखाएंगे। माइक ने वादा किया कि जैसे ही वह अपने पिता से बात करेगा, वो फोन करेगा, भले ही देर हो जाए। रात 8:30 बजे फोन बजा। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार। मैंने फोन रख दिया। माइक के पिता हमसे मिलने के लिए सहमत हो गए थे। शनिवार को मैंने सुबह 7:30 बजे शहर के गरीब इलाके में जाने वाली बस पकड़ी। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं उस सुबह 8 बजे उसके पिता से मिले। वो पहले से ही व्यस्त थे, 1 घंटे से ज्यादा समय से काम पर थे। जब मैं उनके साधारण, छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो उनके निर्माण पर्यवेक्षक अपने पिकअप ट्रक में बैठकर जा रहे थे। माइक ने मुझे दरवाजे पर ही देखा। पिताजी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि पीछे के बरामदे में इंतजार करो, माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैं पुराने घर की दहलीज पर कदम रखा तो पुराना लकड़ी का फर्श चरमरा उठा। दरवाजे के अंदर एक सस्ता चटाई रखा हुआ था। चटाई वहां अनगिनत पैरों के निशानों से सालों से चली आ रही घिसावट को छिपाने के लिए थी। हालांकि यह साफ था, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मुझे घुटन महसूस हुई, जो पुराने, बासी और भरे हुए फर्नीचर से भरा हुआ था, जो आज कलेक्टर की वस्तुएं बन सकते हैं। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, दोनों मेरी माँ से थोड़ी बड़ी थीं। महिलाओं के सामने एक आदमी कामगारों के कपड़े पहने बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहनी हुई थी, जो साफ सुथरी प्रेस की हुई थी, लेकिन उसमें स्टार्च नहीं था, और पॉलिश किए हुए काम के जूते पहने हुए थे। वो मेरे पिता से लगभग 10 साल बड़ा था। जब माइक और मैं उनके पीछे से होते हुए पीछे के बरामदे की ओर बढ़े तो वे मुस्कुराए। मैंने भी शर्म से मुस्कुरा दिया। वे लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे पिताजी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी अपने गोदाम चलाता है और महिलाएं रेस्तरां की प्रबंधक हैं। और जब तुम पहुंचे तो तुमने निर्माण पर्यवेक्षक को देखा जो यहां से लगभग 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उसका दूसरा पर्यवेक्षक, जो घरों का ट्रैक बना रहा है, तुम्हारे यहां पहुंचने से पहले ही चला गया। क्या ये हमेशा होता रहता है? मैंने पूछा। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या वे हमें पैसे कमाना सिखाएंगे, माइक ने कहा।
ओह, और उन्होंने इस पर क्या कहा? मैंने सावधानी से जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, पहले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और फिर उन्होंने कहा कि वे हमें एक प्रस्ताव देंगे। ओह, मैंने अपनी कुर्सी को दीवार से सटाते हुए कहा। मैं कुर्सी के 2 पिछले पैरों पर बैठ गया। माइक ने भी यही किया। क्या तुम्हें पता है कि प्रस्ताव क्या है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अचानक माइक के पिता जीन शीन स्क्रीन दरवाजे से निकलकर पोर्च पर आ गए। माइक और मैं अपने पैरों पर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तैयार हो, लड़कों? उसने पूछा और हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियां दीवार से हटाकर उसके सामने बैठ गए। वो एक बड़ा आदमी था, लगभग 6 फीट लंबा और 200 पाउंड वजन का। मेरे पिता माइक के पिता से लंबे, लगभग उतने ही वजन वाले और 5 साल बड़े थे। वे एक जैसे दिखते थे, हालांकि उनकी जातीय संरचना समान नहीं थी। शायद उनकी ऊर्जा समान थी। माइक कहता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो? क्या ये सही है, रॉबर्ट? मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी घबराहट के साथ। उसके शब्दों और मुस्कान में बहुत ताकत थी। ठीक है, यह मेरा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं इसे कक्षा शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी पढ़ा सकता हूँ, और अगर तुम बस बैठकर सुनना चाहते हो जैसे तुम स्कूल में करते हो, तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। यही मेरा प्रस्ताव है। इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे ले लो या छोड़ दो। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम निर्णायक रूप से अपना मन नहीं बना सकते, तो तुम वैसे भी कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं। ये जानना कि कब त्वरित निर्णय लेना है, एक महत्वपूर्ण कौशल है। तुम्हारे पास वो अवसर है जिसके लिए तुमने कहा था। स्कूल शुरू हो रहा है, या 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, माइक के पिता ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। इसे ले लो, मैंने कहा। इसे ले लो, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पिता ने कहा। मिसेज मार्टिन 10 मिनट में आ जाएंगी। जब मैं उनसे बात कर लूंगा, तो तुम उनके साथ मेरे सुपरेट के पास चले जाओगे और काम शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज मेरा सॉफ्टबॉल खेल है, मैंने कहा। माइक के पिता ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा। इसे ले लो या छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैं इसे ले लूंगा। मैंने खेलने के बजाय काम करना और सीखना चुना। 30 सेंट बाद में उस दिन सुबह 9 o'clock बजे तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वो एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा कहती थी कि माइक और मैं उन्हें उनके 2 बड़े बेटों की याद दिलाते हैं। हालांकि वो दयालु थी, लेकिन वो कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और हमें आगे बढ़ाती थी। हमने डिब्बाबंद सामान को अलमारियों से निकालने में 3 घंटे बिताए, धूल हटाने के लिए प्रत्येक डिब्बे को पंख वाले डस्टर से साफ किया और फिर उन्हें बड़े करीने से फिर से स्टैक किया। ये बेहद उबाऊ काम था। माइक के पिता, जिन्हें मैं अपना अमीर पिता कहता हूँ, के पास 9 छोटे सुपरेट थे, जिनमें से प्रत्येक में एक बड़ा पार्किंग स्थल था। वे 7-Eleven सुविधा स्टोर के शुरुआती संस्करण थे, छोटे पड़ोस के किराने की दुकानें जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या ये थी कि यह हवाई था जब एयर कंडीशनिंग का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था और गर्मी के कारण स्टोर अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के 2 तरफ दरवाजे सड़क और पार्किंग स्थल की ओर खुले होने चाहिए थे। हर बार जब कोई कार गुजरती या पार्किंग स्थल में आती, तो धूल उड़ती और स्टोर में जम जाती। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं होगी, तब तक हमारे पास काम है। 3 हफ्तों तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के पास रिपोर्ट करते रहे और 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वह हमारे हाथों में 3-3 छोटे सिक्के डाल देती थी। अब 1950 के दशक के मध्य में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट बहुत रोमांचक नहीं थे। उस समय कॉमिक पुस्तकों की कीमत 10 सेंट थी, इसलिए मैं आमतौर पर अपना पैसा कॉमिक पुस्तकों पर खर्च करता था और घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था।
मैंने केवल इसलिए काम करना स्वीकार किया था क्योंकि मैं माइक के पिता से पैसे कमाना सीखना चाहता था और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे का गुलाम था। इसके अलावा मैंने उस पहले शनिवार के बाद से माइक के पिता को नहीं देखा था। पहले शनिवार को मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल बोरिंग था और अब मेरे पास शनिवार का दिन भी नहीं था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करूं। लेकिन 30 सेंट ने मुझे बहुत परेशान किया। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और हताशा से पूछा। पिताजी ने कहा था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो उनसे मिलो। क्या? मैंने गुस्से से कहा। वो मेरे ऊब जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ हद तक, माइक ने कहा। पिताजी थोड़े अलग हैं। वो तुम्हारे पिता की तरह नहीं पढ़ाते। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत व्याख्यान देते हैं। मेरे पिताजी शांत और कम बोलने वाले व्यक्ति हैं। तुम बस इस शनिवार तक इंतजार करो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम तैयार हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे फंसाया गया है? नहीं, सच में नहीं, लेकिन हो सकता है। पिताजी शनिवार को समझाएंगे। शनिवार को लाइन में प्रतीक्षा करते हुए मैं माइक के पिता का सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली पिता भी उनसे नाराज थे। मेरे असली पिता, जिन्हें मैं गरीब कहता हूँ, सोचते थे कि मेरे अमीर पिता बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित, गरीब पिता ने मुझसे कहा कि मैं जो चाहता हूँ वही मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब पिता ने मुझसे कहा कि अगर मुझे वेतन वृद्धि नहीं मिली तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस शापित नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब पिता ने आक्रोश के साथ कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर के दरवाजे से अंदर गया। जब माइक के पिता ने दरवाजा खोला, बैठ जाओ और लाइन में प्रतीक्षा करो, उन्होंने मेरे अंदर प्रवेश करते ही कहा। वे मुड़े और बेडरूम के बगल में अपने छोटे से कार्यालय में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा और माइक को कहीं नहीं देखा। अजीब महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन्हीं 2 महिलाओं के बगल में बैठ गया जो 4 सप्ताह पहले वहां थीं। वे मुस्कुराए और मेरे लिए जगह बनाने के लिए सोफे से नीचे खिसक गए। 45 मिनट बीत गए और मैं गुस्से से लाल हो रहा था। दोनों महिलाएं उससे मिली थीं और 30 मिनट पहले ही चली गई थीं। एक बुजुर्ग सज्जन 20 मिनट के लिए वहां थे और फिर चले गए। घर खाली था और मैं एक खूबसूरत धूप वाले हवाईयन दिन में एक नम, अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था, एक कंजूस से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मैं उसे ऑफिस में इधर उधर भागते, फोन पर बात करते और मुझे अनदेखा करते हुए सुन सकता था। मैं बाहर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण से मैं रुक गया। आखिरकार 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर पिता अपने कार्यालय से बाहर चले गए, कुछ नहीं कहा और अपने हाथ से मुझे अंदर आने का इशारा किया। अमीर पिता ने अपने कार्यालय की कुर्सी पर घूमते हुए कहा, मैं समझता हूं कि तुम वेतन वृद्धि चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ दोगे। ठीक है, तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे हो, मैंने लगभग आंसू बहाते हुए कहा। मेरे लिए एक वयस्क से भिड़ना वाकई डरावना था। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तो तुम मुझे सिखाओगे। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मैंने तुम्हारे लिए काम करने के लिए अपना बेसबॉल खेल छोड़ दिया है, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया है और तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। तुम एक बदमाश हो जैसा कि शहर में हर कोई सोचता है। तुम लालची हो। तुम सारा पैसा चाहते हो और अपने कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखते। तुमने मुझे इंतजार करवाया और मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। मैं तो बस एक छोटा लड़का हूँ, लेकिन मैं बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर पिता अपनी कुंडा कुर्सी पर पीछे की ओर झुके, हाथ अपनी ठोड़ी तक उठाए और मेरी ओर देखने लगे। बुरा नहीं, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम मेरे ज्यादातर कर्मचारियों की तरह बोलने लगे हो। क्या? मैंने पूछा। उसकी बात समझ में ना आते हुए मैंने अपनी शिकायत जारी रखी। मुझे लगा कि तुम अपना वादा निभाओगे और मुझे सिखाओगे। इसके बजाय तुम मुझे प्रताड़ित करना चाहते हो। ये क्रूर है। ये वास्तव में क्रूर है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर पिता ने धीरे से कहा। तुमने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब से मैंने मूंगफली के लिए काम करने के लिए सहमति दी है, तब से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। 10 सेंट प्रति घंटा। हाँ,
मुझे तुम्हारे बारे में सरकार को सूचित करना चाहिए। हमारे पास बाल श्रम कानून है, तुम्हें पता है। मेरे पिता सरकार के लिए काम करते हैं, तुम्हें पता है। वाह, अमीर पिता ने कहा। अब तुम उन लोगों की तरह लग रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे, जिन लोगों को मैंने या तो निकाल दिया है या जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। तो तुम्हें क्या कहना है? मैंने पूछा, एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बहादुर महसूस करते हुए। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हारे लिए काम किया है और तुमने अपना वादा नहीं निभाया है। तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर पिता ने शांति से पूछा। ठीक है, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने 3 हफ्तों तक काम किया है और तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैंने मुंह फुलाते हुए कहा। क्या पढ़ाने का मतलब बात करना है या व्याख्यान देना? अमीर पिता ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। स्कूल में तुम्हें इसी तरह पढ़ाया जाता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह नहीं सिखाता। और मैं कहूंगा कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है। ज्यादातर समय जीवन तुमसे बात नहीं करता, ये बस तुम्हें इधर उधर धकेलता रहता है। हर धक्का जीवन से ये कहता है, उठो, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सीखो। जीवन मुझे इधर उधर धकेल रहा था, क्या जीवन मुझसे बात कर रहा था? अब मुझे पता था कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे बंद करने की जरूरत थी। अगर आप जीवन के सबक सीखते हैं तो आप अच्छा करेंगे, अगर नहीं तो जीवन आपको इधर उधर धकेलता रहेगा। लोग 2 काम करते हैं। कुछ लोग बस जीवन को अपने इर्द गिर्द धकेलने देते हैं, दूसरे नाराज हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ पीछे हट जाते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन ही है जो उन्हें धकेल रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। जीवन हम सभी को इधर उधर धकेलता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और दूसरे लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन को इधर उधर धकेलने का स्वागत करते हैं। इन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और वे कुछ सीखना चाहते हैं। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और आप जैसे कुछ लोग लड़ते हैं। अमीर पिता खड़े हुए और उस पुरानी लकड़ी की खिड़की को बंद कर दिया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर आप ये सबक सीख लेते हैं तो आप एक बुद्धिमान, अमीर और खुशहाल युवा बन जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी समस्याओं के लिए नौकरी, कम वेतन या अपने बॉस को दोषी ठहराते हुए अपना जीवन बिता देंगे। आप हमेशा उस बड़े ब्रेक की उम्मीद में जीवन जीते रहेंगे जो आपकी सभी पैसे की समस्याओं को हल कर देगा। अमीर डैड ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अभी भी सुन रहा हूं। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे को घूरते रहे, अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिरकार जब मैंने उसका संदेश समझ लिया तो मैंने दूसरी तरफ देखा। मुझे पता था कि वह सही था। मैं उसे दोष दे रहा था और मैंने उससे सीखने के लिए कहा। मैं लड़ रहा था। अमीर डैड ने आगे कहा, या अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसमें हिम्मत नहीं है तो तुम हर बार हार मान लेते हो जब जीवन तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो तो तुम अपना सारा जीवन सुरक्षित तरीके से जियोगे, सही काम करोगे, खुद को किसी ऐसी घटना के लिए बचाकर रखोगे जो कभी नहीं होगी। फिर तुम एक बोरिंग बूढ़े आदमी के रूप में मरोगे। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो तुम्हें सच में पसंद करेंगे क्योंकि तुम एक अच्छे मेहनती व्यक्ति थे। लेकिन सच तो ये है कि तुमने जीवन को अपने अधीन होने दिया। अंदर ही अंदर तुम जोखिम लेने से डरते थे। तुम सच में जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के उत्साह से ज्यादा था। अंदर ही अंदर तुम और सिर्फ तुम ही जान पाओगे कि तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सुरक्षित खेलना चुना। हमारी आंखें फिर से मिली। तुम मुझे इधर उधर धकेल रहे हो? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर पिता मुस्कुराए। मैं कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया। जीवन का कौन सा स्वाद? मैंने पूछा, अभी भी गुस्से में, लेकिन अब उत्सुक और सीखने के लिए तैयार। तुम लड़के पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं उन्हें पैसे कमाने का तरीका सिखाऊं। मेरे पास 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं और उनमें से किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं पैसे के बारे में क्या जानता हूं। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन कभी पैसे के बारे में नहीं सिखाते।
इसलिए ज्यादातर लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे साल पैसे के लिए काम करते हुए बिताएंगे, वास्तव में यह नहीं समझ पाएंगे कि वे किस लिए काम कर रहे हैं। मैं वहां बैठकर ध्यान से सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स डिजाइन करने का फैसला किया जो वास्तविक जीवन को दर्शाता हो। मैं तब तक बोल सकता था जब तक मेरा चेहरा नीला न हो जाए, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सुन पाओगे। इसलिए मैंने तय किया कि मैं जीवन को थोड़ा आगे पीछे कर दूंगा ताकि तुम मेरी बात सुन सको। इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ 10 सेंट दिए। तो मैंने सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे काम करके क्या सबक सीखा? मैंने पूछा कि तुम सस्ते हो और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हो। अमीर डैड पीछे हटे और दिल खोलकर हंसे। अंत में उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि तुम अपना नजरिया बदल लो। मुझे दोष देना बंद करो और सोचो कि मैं ही समस्या हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ही समस्या हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। अगर तुम्हें एहसास हो कि तुम ही समस्या हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई बदले, लेकिन खुद को नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, दूसरों की तुलना में खुद को बदलना ज्यादा आसान है। मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष मत दो, अमीर डैड ने अधीर होते हुए कहा। लेकिन तुम मुझे सिर्फ 10 सेंट देते हो। तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए पूछा। कि तुम सस्ते हो, मैंने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। देखो, तुम्हें लगता है कि मैं ही समस्या हूँ, अमीर डैड ने कहा। लेकिन तुम ही हो। ठीक है, यही रवैया रखो और तुम कुछ नहीं सीखोगे। ये रवैया रखो कि मैं ही समस्या हूँ और तुम्हारे पास क्या विकल्प है। ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे नहीं दोगे या मुझे ज्यादा सम्मान नहीं दोगे और मुझे नहीं सिखाओगे, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक कहा, अमीर पिता ने कहा। और यही तो ज्यादातर लोग करते हैं। वे नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी, बेहतर अवसर और ज्यादा वेतन की तलाश में निकल पड़ते हैं, दरअसल ये सोचते हुए कि इससे समस्या हल हो जाएगी। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस ये मामूली 10 सेंट प्रति घंटा लो और मुस्कुराओ। अमीर पिता मुस्कुराए। यही तो दूसरे लोग करते हैं। लेकिन वे सिर्फ यही करते हैं, वेतन वृद्धि का इंतजार करते हुए सोचते हैं कि ज्यादा पैसे मिलने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। ज्यादातर लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग दूसरी नौकरी कर लेते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कम तनख्वाह मिलती है। मैं फर्श पर घूरता हुआ बैठा रहा। अमीर पिता जो सबक दे रहे थे उसे समझने लगा। मैं समझ सकता था कि यह जीवन का स्वाद था। अंत में मैंने ऊपर देखा और पूछा, तो समस्या का समाधान क्या होगा? उन्होंने कहा, अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए और मेरे सिर पर हल्के से थपथपाते हुए। ये तुम्हारे कानों के बीच की चीज है। यह वह क्षण था जब अमीर पिता ने वह महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया जिसने उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब पिता से अलग किया और उन्हें अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिता ने जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष किया। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसने जीवन भर में बहुत फर्क डाला। अमीर पिता ने इस दृष्टिकोण को बार बार समझाया, जिसे मैं पहला पाठ कहता हूँ। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के पास पैसा काम करता है। उस उज्जवल शनिवार की सुबह मैंने अपने गरीब पिता द्वारा सिखाए गए दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में मुझे समझ में आया कि दोनों पिता चाहते थे कि मैं पढ़ूं। दोनों पिताओं ने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं थे। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने मुझे वही करने की सलाह दी जो उन्होंने किया। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम कड़ी मेहनत करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम एक बड़ी कंपनी में एक सुरक्षित नौकरी पा सको। और यह सुनिश्चित करो कि इसमें बेहतरीन लाभ हों। मेरे अमीर पिता चाहते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इसे अपने लिए काम में ला सकूं। ये सबक मैं उनके मार्गदर्शन में जीवन भर सीखूंगा, न कि किसी कक्षा में। मेरे अमीर पिता ने मेरा पहला पाठ जारी रखा। मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे काम करने पर नाराज हो गए। अगर आप गुस्सा नहीं होते और बस इसे स्वीकार कर लेते, तो मुझे आपको बताना पड़ता कि मैं आपको नहीं सिखा सकता। आप देखिए, सच्ची शिक्षा के लिए ऊर्जा, जुनून और तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। क्रोध उस सूत्र का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जुनून क्रोध और प्रेम का मिश्रण है। जब पैसे की बात आती है,
तो ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलना चाहते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जुनून उन्हें निर्देशित नहीं करता, डर करता है। तो क्या इसीलिए वे कम वेतन वाली नौकरियां लेंगे? मैंने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं चीनी बागान या सरकार जितना भुगतान नहीं करता। मैं कहता हूँ कि लोग खुद का शोषण करते हैं। यह उनका डर है, मेरा नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा भुगतान करना चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी। बस अपने पिता को देखें। वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग ज्यादा पैसे मिलने पर सिर्फ और ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। तो इसीलिए 10 सेंट प्रति घंटा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सबक का एक हिस्सा है। यह सही है, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए, आपके पिता स्कूल गए और उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन उन्हें अभी भी पैसे की समस्या है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा वो पैसे के लिए काम करने में विश्वास रखता है। और तुम नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, अमीर पिता ने कहा। यदि तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में रहो। यह ऐसा करने के लिए एक बढ़िया जगह है। लेकिन यदि तुम सीखना चाहते हो कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए तो मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। लेकिन केवल तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई यह सीखना नहीं चाहेगा? मैंने पूछा। नहीं, अमीर पिता ने कहा, बस इसलिए कि पैसे के लिए काम करना सीखना आसान है, खासकर अगर पैसे के विषय पर चर्चा करते समय डर आपकी प्राथमिक भावना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने भुएं सिकोड़ते हुए कहा। अभी इस बारे में चिंता मत करो। बस इतना जान लो कि यह डर ही है जो ज्यादातर लोगों को नौकरी पर रखता है। बिल न चुकाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और फिर से शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या व्यापार को सीखने के लिए पढ़ाई करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर गुस्सा करते हैं। पैसे से काम करवाना सीखना एक बिल्कुल अलग तरह का अध्ययन है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर पिताजी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हम उस खूबसूरत हवाईयन शनिवार की सुबह चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्तों ने अभी अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल खेल शुरू किया था, लेकिन किसी कारण से मैं अब आभारी था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने वाला था जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख सकते। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर पिताजी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तुम्हें दूर से ही सिखा रहा हूँ, मेरे अमीर पिता ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें पैसे के लिए काम करने का अनुभव हो गया है। बस अपने पिछले महीने को 50 साल से गुणा करो और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपना जीवन किस काम में बिताते हैं। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार ज्यादा पैसे मांगने के लिए मुझसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होकर तुम्हें कैसा लगा? भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चुनते हो तो जिंदगी ऐसी ही होगी, अमीर पिता ने कहा। और जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटे काम करने के लिए तुम्हारे हाथ में 3 पैसे रखे तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगा कि यह काफी नहीं था। ये कुछ भी नहीं था। मैं निराश था, मैंने कहा। और यही वह है जो ज्यादातर कर्मचारियों को तब महसूस होता है जब वे अपने पेचेक देखते हैं, खास तौर पर सभी टैक्स और दूसरी कटौतियों के बाद। कम से कम तुम्हें 100% मिला। तुम्हारा मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को हर चीज का भुगतान नहीं मिलता? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, अमीर पिता ने कहा। सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले लेती है। वे ऐसा कैसे करते हैं? मैंने पूछा। कर, अमीर पिता ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप खर्च करते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप बचत करते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप मरते हैं तो आप पर कर लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करते, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यम वर्ग ऐसा करते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं आपके पिता से ज्यादा कमाता हूं, फिर भी वे ज्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। मेरी उम्र में
ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। कोई सरकार को ऐसा क्यों करने देगा? अमीर पिता अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे और चुपचाप हिलते हुए बस मेरी ओर देखते रहे। सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे को अपने लिए काम में लाना सीखना जीवन भर का अध्ययन है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि पैसे के बारे में मेरा अध्ययन मेरे जीवन भर जारी रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं सीखता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे पता चलता है कि मुझे जानने की जरूरत है। ज्यादातर लोग इस विषय का कभी अध्ययन नहीं करते। वे काम पर जाते हैं, अपना वेतन पाते हैं, अपनी चेकबुक बैलेंस करते हैं और बस इतना ही। फिर वे सोचते हैं कि उन्हें पैसे की समस्या क्यों है। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे से समस्या हल हो जाएगी और उन्हें यह एहसास नहीं होता कि समस्या उनकी वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण है। तो मेरे पिताजी को टैक्स की समस्या है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने उलझन में पूछा। देखो, अमीर पिताजी ने कहा, टैक्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो पैसे को अपने लिए काम करने के तरीके सीखने के बारे में बताता है। आज मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या तुम में अभी भी पैसे के बारे में सीखने का जुनून है? ज्यादातर लोगों में नहीं होता। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपने काम में मजा लेना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे पैसे की बड़ी समस्याओं के साथ जागते हैं और फिर वे काम करना बंद नहीं कर पाते। पैसे को अपने लिए काम करने के तरीके के बारे में अध्ययन करने के बजाय सिर्फ पैसे के लिए काम करना सीखने की यही कीमत है। तो क्या तुम में अभी भी सीखने का जुनून है? अमीर पिताजी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। अच्छा, अमीर पिताजी ने कहा, अब वापस काम पर लग जाओ। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुमने मेरी बात सुनी? कुछ नहीं। तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे नहीं दिए जाएंगे। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम नहीं करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मैं जो सुन रहा था, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही इस बारे में बात कर ली है और वह पहले से ही काम कर रहा है, डस्टिंग कर रहा है और डिब्बाबंद सामान को मुफ्त में रख रहा है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से वहां वापस जाओ। यह उचित नहीं है, मैंने चिल्लाया। तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही होगा। तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे, लेकिन इस बार 10 सेंट प्रति घंटे नहीं दिए जाएंगे। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते हो, इसलिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा। मैं जो सुन रहा था, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं माइक से पहले ही इस बारे में बात कर ली है और वह पहले से ही काम कर रहा है, डस्टिंग कर रहा है और खर्चों को मुफ्त में रख रहा है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से वहां वापस जाओ। यह उचित नहीं है, मैंने चिल्लाया। तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही होगा। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब पिता को नहीं बताया कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो समझ नहीं पाते और मैं उन्हें कुछ ऐसा समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था जो मैं खुद नहीं समझता। 3 और हफ्तों तक माइक और मैंने हर शनिवार को 3 घंटे बिना किसी पैसे के काम किया। काम ने मुझे परेशान नहीं किया और दिनचर्या आसान हो गई, लेकिन बेसबॉल के खेल छूट जाने और कुछ कॉमिक किताबें खरीदने में असमर्थ होने की वजह से मैं परेशान हो गया। तीसरे सप्ताह दोपहर को अमीर पिता हमारे पास आए। हमने सुना कि उनका ट्रक पार्किंग में आकर रुका और इंजन बंद होने पर खड़खड़ाहट हुई। उन्होंने स्टोर में प्रवेश किया और श्रीमती मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में चीजें कैसी चल रही हैं, ये जानने के बाद उन्होंने आइसक्रीम फ्रीजर में हाथ डाला, 2 बार निकाले, उनके लिए भुगतान किया और माइक और मुझे इशारा किया। चलो टहलने चलते हैं, लड़कों। हम सड़क पार कर गए, कुछ कारों को चकमा देते हुए, और एक बड़े घास के मैदान में चले गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। एक अकेली पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे ट्रीट दी। कैसा चल रहा है, लड़कों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अभी तक कुछ सीखा? अमीर पिता ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे को देखा, अपने कंधे उचकाए और एक साथ सिर हिलाया। जीवन के सबसे बड़े जाल से बचना। ठीक है, तुम लड़कों को सोचना शुरू कर देना चाहिए। तुम जीवन के सबसे बड़े सबक में से एक को देख रहे हो। अगर तुम इसे सीखोगे, तो तुम बहुत आजादी और सुरक्षा का जीवन जी पाओगे।
अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम श्रीमती मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले ज्यादातर लोगों की तरह हो जाओगे। वे कम पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम में रहते हैं और हर साल 3 हफ्ते की छुट्टी और शायद 45 साल की सेवा के बाद एक छोटी पेंशन की उम्मीद करते हैं। अगर ये तुम्हें उत्साहित करता है तो मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटे की बढ़ोतरी दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो? मैंने पूछा। अमीर पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रीमती मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं कभी भी इतनी क्रूर नहीं हो सकती। मैं शायद निर्दयी लगूं क्योंकि मैं तुम दोनों को कुछ बताने की पूरी कोशिश कर रही हूं। मैं तुम्हारे नजरिए को विस्तृत करना चाहती हूं ताकि तुम कुछ ऐसा देख सको जो ज्यादातर लोगों को कभी देखने का फायदा नहीं मिलता क्योंकि उनकी नजर बहुत संकीर्ण होती है। ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते कि वे किस जाल में फंसे हुए हैं। माइक और मैं वहां बैठे थे, उसके संदेश के बारे में अनिश्चित। वो क्रूर लग रहा था, फिर भी हम समझ सकते थे कि वह एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मुस्कुराते हुए अमीर पिता ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटा अच्छा नहीं लगता? क्या इससे तुम्हारा दिल थोड़ा तेज नहीं धड़कता? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन वाकई ऐसा हुआ। 25 सेंट प्रति घंटा मेरे लिए बहुत ज्यादा पैसे होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें $1 प्रति घंटा दूंगी, अमीर पिता ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, ले लो, ले लो। मैं जो सुन रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा सा दिमाग और दिल लगभग फट गया। आखिरकार यह 1956 था और प्रति घंटे $2 का भुगतान मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देता। मैं उस तरह के पैसे कमाने की कल्पना नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदा चाहता था। मैं एक नई साइकिल, नया बेसबॉल दस्ताने और अपने दोस्तों की प्रशंसा की कल्पना कर सकता था जब मैं कुछ नकदी दिखाता था। इसके अलावा जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे। लेकिन किसी तरह मेरा मुंह बंद रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और मेरे हाथ से बह रही थी। अमीर पिता 2 लड़कों को देख रहे थे जो उनकी ओर देख रहे थे, आंखें खुली हुई थीं और दिमाग खाली था। वो हमारा परीक्षण कर रहे थे और उन्हें पता था कि हमारी भावनाओं का एक हिस्सा है जो सौदा करना चाहता था। वो समझते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा भी होता है जो लचीला होता है और जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। ये केवल एक सवाल था कि कौन अधिक मजबूत था। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं चुप हो गई। कुछ बदल गया था। प्रस्ताव बहुत बड़ा और हास्यास्पद था। 1956 में बहुत से वयस्क इससे ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन जल्दी ही मेरा लालच गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैं माइक को देखने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ी। उसने मेरी ओर देखा। मेरी आत्मा का वो हिस्सा जो कमजोर और जरूरतमंद था, चुप हो गया। मेरा वो हिस्सा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसने कब्जा कर लिया। मुझे पता था कि माइक भी उस बिंदु पर पहुंच गया था। लोगों का जीवन हमेशा 2 भावनाओं से नियंत्रित होता है, डर और लालच। अच्छा, अमीर पिता ने धीरे से कहा, अधिकांश लोगों की एक कीमत होती है, और उनकी कीमत मानवीय भावनाओं के कारण होती है, जिन्हें डर और लालच कहा जाता है। सबसे पहले, पैसे के बिना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और फिर एक बार जब हमें तनख्वाह मिल जाती है, तो लालच या इच्छा हमें उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचने लगती है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। फिर पैटर्न सेट हो जाता है। कौन सा पैटर्न? मैंने पूछा। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ। लोगों का जीवन हमेशा 2 भावनाओं से नियंत्रित होता है, डर और लालच। उन्हें ज्यादा पैसे दो और वे अपने खर्च बढ़ाकर चक्र जारी रखते हैं। इसे मैं रैट रेस कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। और वो रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि तुम लड़के मेरे साथ काम करके और पढ़ाई करके यही सीखोगे। इसीलिए मैंने सभी तरह के वेतन बंद कर दिए। कोई संकेत? माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करके थक चुके हैं, खासतौर पर बिना किसी लाभ के। अच्छा, पहला कदम सच बोलना है,
अमीर पिता ने कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैंने नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा कि सच बोलो। अमीर पिता ने पलटकर जवाब दिया, किस बारे में सच? मैंने पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अमीर पिता ने कहा, तुम्हें ये किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, बस इसे खुद से स्वीकार करो। तुम्हारा मतलब है कि इस पार्क में रहने वाले लोग, जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं, मिसेज मार्टिन, वे ऐसा नहीं करते? मैंने पूछा, मुझे शक है। अमीर पिता ने कहा, इसके बजाय उन्हें पैसे न होने का डर लगता है। वे तार्किक रूप से इसका सामना नहीं करते। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। अमीर पिता ने कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आते हैं और फिर से खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं हावी हो जाती हैं। और फिर से वे सोचने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। तो उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। माइक ने कहा, यह सही है। अमीर पिता ने कहा, वे जो महसूस करते हैं उसके बारे में सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय वे अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और सोचने में विफल हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है, इसलिए वे काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह उन्हें परेशान करता रहता है और वे काम पर वापस लौटते हैं, फिर से उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा, और फिर से ऐसा नहीं होता। डर उन्हें काम करने, पैसा कमाने, काम करने, पैसा कमाने के इस जाल में फंसाए रखता है। उम्मीद करता है कि डर दूर हो जाएगा, लेकिन हर दिन वे उठते हैं और उनका पुराना डर उनके साथ जाग जाता है। लाखों लोगों के लिए वो पुराना डर उन्हें पूरी रात जगाए रखता है, जिससे पूरी रात उथल पुथल और चिंता होती है। इसलिए वे उठते हैं और काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह मिलने से उनकी आत्मा में समाये उस डर को खत्म कर दिया जाएगा। पैसा उनके जीवन को चला रहा है और वे इसके बारे में सच बताने से इनकार करते हैं। पैसा उनकी भावनाओं और उनकी आत्माओं को नियंत्रित करता है। अमीर डैड चुपचाप बैठे रहे, अपनी बातों को मन में उतरने दिया। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि बड़े लोग काम पर जल्दी क्यों निकल जाते हैं। ये बहुत मजेदार नहीं लगता था और वे कभी भी इतने खुश नहीं दिखते थे, लेकिन कुछ उन्हें काम पर लगाए रखता था। यह महसूस करते हुए कि हमने जितना संभव हो सके उतना समझ लिया है कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अमीर डैड ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लड़के उस जाल से बचो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, क्योंकि अमीर होने से समस्या हल नहीं होती। नहीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, नहीं, मैं दूसरी भावना को समझाता हूं, इच्छा। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा को प्राथमिकता देता हूं। किसी बेहतर, सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इसलिए लोग इच्छा के कारण पैसे के लिए भी काम करते हैं। वे पैसे की इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पैसे से खरीदा जा सकता है। लेकिन पैसे से मिलने वाली खुशी अक्सर अल्पकालिक होती है और उन्हें जल्द ही अधिक आनंद, अधिक सुख, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं, ये सोचते हुए कि पैसा उनकी आत्मा को शांत करेगा जो डर और इच्छा से परेशान है। लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता। क्या अमीर लोग भी ऐसा करते हैं? अमीर लोग भी शामिल हैं, अमीर पिता ने कहा। वास्तव में कई अमीर लोग इच्छा के कारण अमीर नहीं हैं, बल्कि डर के कारण अमीर हैं। उन्हें लगता है कि पैसा गरीब होने के डर को खत्म कर सकता है, इसलिए वे ढेर सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन पाते हैं कि डर और भी बदतर हो गया है। अब उन्हें पैसे खोने का डर है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत कुछ होने के बावजूद काम करते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास लाखों हैं, लेकिन वे अब ज्यादा डरते हैं जब वे गरीब थे। वे सब कुछ खोने से डरते हैं। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था, वो और भी बदतर हो गया है। उनकी आत्मा का वो कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा वास्तव में जोर से चिल्ला रहा है। वे बड़े घर, कार और पैसे से खरीदी गई शानदार जिंदगी नहीं खोना चाहते। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर वे अपना सारा पैसा खो देंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। कई लोग भावनात्मक रूप से हताश और विक्षिप्त हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास ज्यादा पैसा है। तो क्या एक गरीब आदमी ज्यादा खुश रहता है? मैंने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अमीर पिता ने जवाब दिया।
पैसे से बचना पैसे से लगाव रखने जैसा ही मानसिक विकार है। जैसे ही संकेत मिला, शहर का वो आवारा आदमी हमारी मेज के पास से गुजरा, बड़े कूड़ेदान के पास रुका और उसमें कुछ खोजबीन करने लगा। हम तीनों ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा, जबकि पहले हम शायद उसे अनदेखा कर देते। अमीर पिता ने अपने बटुए से $1 निकाला और उस बूढ़े आदमी को इशारा किया। पैसे देखकर वो आवारा आदमी तुरंत आया, बिल लिया, अमीर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी अच्छी किस्मत से खुश होकर जल्दी से चला गया। वो मेरे ज्यादातर कर्मचारियों से बहुत अलग नहीं है, अमीर पिता ने कहा। मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है जो कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे दिन में 8 घंटे काम करेंगे। ये सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वे काम क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस व्यक्ति से ज्यादा मानसिक रूप से विकृत है जो पैसे जमा करता है। जब मैं वहां बैठा अपने अमीर पिता की बातें सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में अनगिनत बार मेरे अपने पिता द्वारा कही गई बातें कौंध गई। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अक्सर ये शब्द कहते थे। वे हमेशा ये कहकर खुद को बचाते थे, मैं काम करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है। बहुत से लोग कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे दिन में 8 घंटे काम करेंगे। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। जब तक डर और लालच के सारे निशान नहीं मिट जाते, तब तक पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए? नहीं, ये समय की बर्बादी होगी, अमीर पिता ने कहा। भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं। भावना शब्द का अर्थ है गतिशील ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में सच बोलें और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने पक्ष में करें, अपने खिलाफ नहीं। वाह, माइक ने कहा। मैंने अभी जो कहा उसके बारे में चिंता न करें। आने वाले सालों में ये ज्यादा समझ में आएगा। बस अपनी भावनाओं के प्रति एक पर्यवेक्षक बने, प्रतिक्रिया करने वाले नहीं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो सोच रही हैं। आपकी भावनाएं हैं, लेकिन आपको खुद सोचना सीखना होगा। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। जरूर, अमीर पिता ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह कोई भावना ही सोच रही हो। पैसे न होने का डर इस विचार को जन्म देता है। लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है अगर उनके पास बिल चुकाने हो, मैंने कहा। जरूर, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, अमीर पिता मुस्कुराए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह डर ही है जो अक्सर सोचने पर मजबूर कर देता है। मुझे समझ नहीं आता, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर पिता ने कहा, अगर पर्याप्त पैसे न होने का डर पैदा होता है, तो तुरंत नौकरी पाने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या नौकरी लंबे समय में इस डर का सबसे अच्छा समाधान होगी? मेरी राय में इसका जवाब नहीं है। नौकरी वास्तव में दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, स्कूल में रहो और अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी पा सको। मैंने कुछ उलझन में कहा। हाँ, मैं समझता हूँ कि वह ऐसा कहता है, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादातर लोग इसकी सलाह देते हैं और यह ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन लोग मुख्य रूप से डर के कारण ये सलाह देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिताजी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है? हाँ, अमीर पिताजी ने कहा। उन्हें डर है कि तुम पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं बैठ पाओगे। मुझे गलत मत समझो, वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। मैं भी मानता हूं कि शिक्षा और नौकरी जरूरी है, लेकिन ये डर को नहीं संभाल सकता। तुम देखो, वही डर जो उसे कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उठने पर मजबूर करता है, वही डर है जो उसे तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में इतना कट्टर बना रहा है। तो तुम क्या सलाह देते हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें पैसे की ताकत पर महारत हासिल करना सिखाना चाहता हूँ। इससे डरने के बजाय, वे स्कूल में ऐसा नहीं सिखाते। और अगर तुम इसे नहीं सीखते, तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। आखिरकार यह समझ में आ रहा था। वो चाहता था कि हम अपने विचारों को व्यापक बनाएं और वह देखें जो इस दुनिया की मिसेज मार्टिस नहीं देख सकती। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जो उस समय क्रूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। उस दिन मेरी दृष्टि व्यापक हो गई और मुझे वो जाल दिखाई देने लगा जो अधिकांश लोगों के लिए आगे है। देखिए, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं।
हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर पिता ने कहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम लड़कों को उन दो भावनाओं, भय और इच्छा के कारण होने वाले जाल से बचने का मौका मिले। उनका उपयोग अपने पक्ष में करें, अपने खिलाफ नहीं। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे कमाना सिखाने में दिलचस्पी नहीं रखता। इससे भय या इच्छा नहीं सुलझेगी। यदि तुम पहले भय और इच्छा को नहीं संभालते और तुम अमीर हो जाते हो, तो तुम केवल एक उच्च वेतन वाले गुलाम बन जाओगे। तो हम जाल से कैसे बचें? मैंने पूछा। गरीबी या वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण भय और अज्ञानता है, अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर नहीं। ये स्वयं द्वारा लगाया गया भय और अज्ञानता है जो लोगों को फंसाए रखता है। तो तुम लड़के स्कूल जाओ और कॉलेज की डिग्री हासिल करो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे दूर रहना है। पहेली के टुकड़े सामने आ रहे थे। मेरे उच्च शिक्षित पिता की शिक्षा बहुत अच्छी थी और उनका करियर भी बहुत बढ़िया था, लेकिन स्कूल ने उन्हें कभी नहीं बताया कि पैसे को कैसे संभालना है या पैसे से उनका डर कैसा होना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया कि मैं दो पिताओं से अलग और महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसे न होने के डर के बारे में बात कर रहे हैं। पैसे की इच्छा हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती है? माइक ने पूछा। जब मैंने आपको वेतन वृद्धि का लालच दिया तो आपको कैसा लगा? क्या आपने अपनी इच्छाओं को बढ़ता हुआ महसूस किया? हमने अपना सिर हिलाया। अपनी भावनाओं के आगे ना झुककर आप अपनी प्रतिक्रियाओं में देरी कर पाए और सोच पाए। यह महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा भय और लालच की भावनाएं रहेंगी। यहाँ से आपके लिए उन भावनाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है और लंबे समय तक अपनी भावनाओं को अपनी सोच पर हावी न होने दें। ज्यादातर लोग अपने खिलाफ भय और लालच का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से अज्ञानता की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग इच्छा और भय की भावनाओं के कारण तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते हुए अपना जीवन जीते हैं। वास्तव में ये सवाल नहीं करते कि ये भावना चालित विचार उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल गधे की तस्वीर की तरह है जो गाड़ी खींच रहा है और उसका मालिक उसकी नाक के ठीक सामने गाजर लटका रहा है। गधे का मालिक जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के लिए सिर्फ एक और गाजर होगी। क्या आपका मतलब है कि जिस पल मैं एक नया बेसबॉल दस्ताने, कैंडी और खिलौने की तस्वीर बनाता हूँ, वो गधे के लिए गाजर की तरह है? माइक ने पूछा। हाँ, और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे खिलौने और भी महंगे होते जाते हैं। एक नई कार, एक नाव और अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा घर, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेलता है और इच्छा तुम्हें बुलाती है। यही जाल है। तो जवाब क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा को बढ़ाने वाली चीज अज्ञानता है। यही कारण है कि बहुत सारे पैसे वाले अमीर लोगों में अक्सर उतना ही डर होता है जितना वे अमीर होते हैं। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता, तो वो गाजर का पीछा करने के अपने विकल्प पर पुनर्विचार कर सकता था। अमीर पिता ने आगे बताया कि मनुष्य का जीवन अज्ञानता और ज्ञान के बीच संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार जब कोई व्यक्ति जानकारी और आत्मज्ञान की खोज करना बंद कर देता है, तो अज्ञानता आ जाती है। ये संघर्ष एक पल पल का निर्णय है, अपने दिमाग को खोलना या बंद करना सीखना। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। आप समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनने के लिए कोई कौशल या पेशा सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। हर संस्कृति को शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों, अग्निशामकों और सैनिकों की आवश्यकता होती है। स्कूल उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि समाज फल फूल सके और फल फूल सके, अमीर पिता ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल अंत है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छा गई। अमीर पिता मुस्कुरा रहे थे। मैं उस दिन उनकी कही गई हर बात को समझ नहीं पाया, लेकिन अधिकांश महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द वर्षों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा क्रूर हो गया हूँ, अमीर पिता ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उस गधे को याद रखो। कभी मत भूलो कि डर और इच्छाएं तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में ले जा सकती हैं अगर तुम उनके बारे में नहीं जानते जो तुम्हारी सोच को नियंत्रित करते हैं। अपना जीवन डर में जीना, अपने सपनों को कभी नहीं तलाशना, क्रूर है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना, ये सोचना कि इससे तुम ऐसी चीजें खरीद पाओगे जो तुम्हें खुश करेंगी, ये भी क्रूर है।
बिलों का भुगतान करने के बारे में डरते हुए आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। एक तनख्वाह के आकार से तय जीवन जीना वास्तव में जीवन जीना नहीं है। ये सोचना कि नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, खुद से झूठ बोलना है। ये क्रूर है, और यही वो जाल है जिससे मैं चाहता हूं कि तुम बचो। मैंने देखा है कि कैसे पैसा लोगों के जीवन को चलाता है। ऐसा अपने साथ न होने दें। कृपया पैसे को अपने जीवन को चलाने न दें। हमारी मेज के नीचे एक सॉफ्टबॉल लुढ़क गई। अमीर डैड ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तो अज्ञानता का लालच और भय से क्या संबंध है? मैंने पूछा। क्योंकि पैसे के बारे में अज्ञानता ही इतना लालच और भय पैदा करती है, अमीर डैड ने कहा। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर अपने परिवार के लिए बेहतर तरीके से पैसे की चाहत में अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर ये सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को और महंगा बना देता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य पैसे वालों से भी ज्यादा खराब होता है। क्योंकि डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाते हैं, वकील अपनी फीस बढ़ाते हैं। क्योंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, स्कूल के शिक्षक भी फीस बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमारे कर बढ़ जाते हैं, और इसी तरह आगे भी। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच इतनी भयावह खाई पैदा हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी और एक और महान सभ्यता ढह जाएगी। इतिहास साबित करता है कि महान सभ्यताएं तब ढह जाती हैं जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा होती है। दुख की बात है कि अमेरिका भी उसी राह पर चल रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम सिर्फ ऐतिहासिक तारीखें और नाम याद करते हैं, सबक नहीं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। एक शिक्षित समाज में, जहां सरकार अच्छी तरह से चलती है, कीमतें वास्तव में कम होनी चाहिए। बेशक, यह अक्सर केवल सिद्धांत में ही सच होता है। लालच और अज्ञानता के कारण उत्पन्न भय के कारण कीमतें बढ़ती हैं। अगर स्कूल लोगों को पैसे के बारे में सिखाते, तो ज्यादा पैसा होता और कीमतें कम होती। लेकिन स्कूल केवल लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि पैसे की शक्ति का उपयोग करना। लेकिन क्या हमारे पास बिजनेस स्कूल नहीं है? माइक ने पूछा। और क्या आपने मुझे एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया? हाँ, अमीर पिता ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल कर्मचारियों को परिष्कृत बीन काउंटर बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। भगवान न करे कि कोई बीन काउंटर किसी व्यवसाय को अपने हाथ में ले ले। वे केवल संख्याओं को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और व्यवसाय को खत्म कर देते हैं। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं बीन काउंटर रखता हूं। वे केवल लागत कम करने और कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जिससे और अधिक समस्याएं पैदा होती हैं। बीन काउंटिंग महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि अधिक लोग इसे जानें, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर पिता ने गुस्से में कहा। तो क्या इसका कोई जवाब है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा। अपनी भावनाओं का उपयोग करके सोचना सीखें, अपनी भावनाओं के साथ नहीं सोचना। जब तुम लड़कों ने मुफ्त में काम करने के लिए सहमत होकर अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, तो मुझे पता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें और पैसे का लालच दिया तो तुमने फिर से अपनी भावनाओं का विरोध किया। तुम फिर से भावनात्मक रूप से आवेशित होने के बावजूद सोचना सीख रहे थे। ये पहला कदम है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। ठीक है, ये पता लगाना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम सीखना चाहते हो, तो मैं तुम लड़कों को कांटों वाले जंगल में ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां लगभग हर कोई नहीं जाता। अगर तुम मेरे साथ जाओगे, तो तुम पैसे के लिए काम करने के विचार को छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सीखोगे। और अगर हम आपके साथ चलें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए सहमत हो जाएं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रेयर रैबिट को मिला, अमीर पिता ने क्लासिक बच्चों की कहानी का जिक्र करते हुए कहा। क्या कोई कांटेदार झाड़ी है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा। कांटेदार झाड़ी हमारा डर और लालच है। अपने विचारों को चुनकर डर, कमजोरियों और जरूरतों का सामना करना ही समाधान है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरान होकर पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय हम जो सोचते हैं उसे चुनना। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे न होने के कारण बस उठकर काम पर जाने के बजाय खुद से पूछें, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस पर कड़ी मेहनत करना है? ज्यादातर लोग चीजों के बारे में तर्कसंगत रूप से सोचने से डरते हैं और इसके बजाय उस नौकरी की ओर भागते हैं जिससे उन्हें नफरत है।
टार बेबी नियंत्रण में है। अपने विचारों को चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे करते हैं? माइक ने पूछा। यही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी सुबह की कॉफी पीते ही दरवाजे से बाहर भाग जाने जैसी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया के बजाय विचारों का चयन करना सिखाऊंगा। याद रखिए मैंने पहले क्या कहा था, नौकरी किसी दीर्घकालिक समस्या का केवल अल्पकालिक समाधान है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही समस्या होती है और वह अल्पकालिक होती है। महीने के अंत में बिल, टार बेबी, पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मैं ये कहूं कि पैसे के बारे में डर और अज्ञानता इसे नियंत्रित करती है। इसलिए वे अपने माता पिता की तरह करते हैं। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम पर जाते हैं, ये सवाल पूछने के लिए समय नहीं निकालते कि क्या कोई और तरीका है। अब उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नहीं बल्कि उनकी सोच को नियंत्रित करती हैं। क्या आप भावनाओं से सोचने और दिमाग से सोचने के बीच अंतर बता सकते हैं? माइक ने पूछा। ओह हाँ, मैं इसे हर समय सुनता हूँ, अमीर पिता ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, अच्छा, हर किसी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ, आप मुझे इधर उधर नहीं धकेल सकते, या मुझे यह नौकरी पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई नहीं पूछता क्या मैं यहाँ कुछ भूल रहा हूँ, जो भावनात्मक विचार को तोड़ देगा और आपको स्पष्ट रूप से सोचने का समय देगा। जब हम वापस स्टोर की ओर जा रहे थे तो अमीर पिताजी ने समझाया कि अमीर लोग वास्तव में पैसा कमाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के बना रहे थे, ये सोचकर कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम अमीर लोगों की तरह सोचने के बहुत करीब थे। समस्या ये थी कि सरकार और बैंकों के लिए पैसा बनाना कानूनी है, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना अवैध है। उन्होंने हमें बताया कि कुछ भी नहीं से पैसा बनाने के कानूनी तरीके हैं। अमीर पिताजी ने आगे बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, वास्तव में गधे के लिए गाजर की तरह। ये केवल डर और लालच के कारण है कि अरबों लोग पैसे के भ्रम को एक साथ रखते हैं जो मानते हैं कि पैसा असली है। यह नहीं है, पैसा वास्तव में बना हुआ है। ये केवल आत्मविश्वास के भ्रम और जनता की अज्ञानता के कारण है कि यह ताश का घर खड़ा है। उन्होंने अमेरिका के स्वर्ण मानक के बारे में बात की और कहा कि प्रत्येक डॉलर का नोट वास्तव में एक चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस बात की चिंता थी कि हम किसी दिन स्वर्ण मानक से हट जाएंगे और हमारे डॉलर अब किसी ठोस चीज द्वारा समर्थित नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो लड़कों, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। गरीब, मध्यम वर्ग और अज्ञानी लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वे यह मानते रहेंगे कि पैसा असली है और जिस कंपनी के लिए वे काम करते हैं या सरकार उनका ख्याल रखेगी। हम वास्तव में उस दिन समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रहे थे, लेकिन वर्षों से यह अधिक से अधिक समझ में आता गया। दूसरों की नज़र से ओझल होते हुए जब वह अपने कन्वीनियंस स्टोर के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़ रहा था तो अमीर पिता ने कहा, काम करते रहो लड़कों, लेकिन जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारा वयस्क जीवन उतना ही आसान होगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करो, और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के तरीके दिखाएगा जो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देखते। ज्यादातर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देखते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, इसलिए उन्हें बस यही मिलता है। जिस क्षण तुम एक अवसर देखते हो, तुम उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में देखते रहोगे। जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। इसे सीखो और तुम जीवन के सबसे बड़े जाल से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और श्रीमती मार्टिन को अलविदा कहा। हम पार्क में वापस चले गए, उसी पिकनिक बेंच पर, और कई और घंटे सोचने और बात करने में बिताए। हमने अगला हफ्ता स्कूल में भी सोचने और बात करने में बिताया। अगले 2 हफ्तों तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं फिर से श्रीमती मार्टिन को अलविदा कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को एक लालसा भरी नज़र से देख रहा था। हर शनिवार को 30 सेंट भी न मिलने की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे पास कॉमिक किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अचानक, जैसा कि श्रीमती मार्टिन ने कहा, माइक और मुझे अलविदा कहते हुए, मैंने उसे कुछ ऐसा करते देखा जो मैंने उसे पहले कभी नहीं करते देखा था।
श्रीमती मार्टिन कॉमिक बुक के पहले पन्ने को आधा काट रही थीं। उन्होंने कॉमिक बुक कवर का ऊपरी आधा हिस्सा रख लिया और बाकी किताब को एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक के साथ क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर का ऊपरी आधा हिस्सा कॉमिक बुक वितरक को क्रेडिट के लिए वापस दे देती हूँ जब वो नई कॉमिक्स लाता है। वो 1 घंटे में आ रहा है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही वितरक आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले सकते हैं। मेरी खुशी के लिए उसने कहा, आप उन्हें ले सकते हैं यदि आप इस स्टोर के लिए काम करते हैं और उन्हें फिर से नहीं बेचते हैं। हमारी पुरानी व्यावसायिक साझेदारी याद है? खैर, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित किया। माइक के तहखाने में एक खाली कमरे का उपयोग करते हुए हमने उस कमरे में सैकड़ों कॉमिक किताबें जमा करना शुरू कर दिया। जल्द ही हमारी कॉमिक बुक लाइब्रेरी जनता के लिए खुल गई। माइक की बहन बच्चों के जाते समय ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती थी कि वे कोई कॉमिक बुक उधार तो नहीं ले रहे हैं। वो किताबें भी रखती थी, लॉग इन करती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनकी कोई टिप्पणी थी। माइक और मैंने 3 महीने की अवधि में औसतन $9.50 प्रति सप्ताह कमाए। हमने उसकी बहन को $1 प्रति सप्ताह दिया और उसे कॉमिक्स मुफ्त में पढ़ने की अनुमति दी, जो वो शायद ही कभी करती थी क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई करती रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार को स्टोर में काम करके और अलग अलग स्टोर से सभी कॉमिक किताबें इकट्ठा करके अपना समझौता निभाया। हमने कोई कॉमिक बुक न बेचकर वितरक के साथ अपना समझौता निभाया। जब वे बहुत ज्यादा फट गईं तो हमने उन्हें जला दिया। हमने एक शाखा कार्यालय खोलने की कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन जैसा भरोसेमंद और समर्पित व्यक्ति कभी नहीं मिला। कम उम्र में ही हमें पता चल गया कि अच्छा स्टाफ पाना कितना मुश्किल था। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद कमरे में लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे इलाके से कुछ गुंडे घुस आए और माइक के पिता ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इसलिए हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने शनिवार को सुविधा स्टोर पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन अमीर पिता उत्साहित थे क्योंकि उनके पास कुछ नई चीजें थीं जो वो हमें सिखाना चाहते थे। वो खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने पैसे को अपने लिए काम करना सीखा। स्टोर में अपने काम के लिए भुगतान न मिलने से हमें पैसे कमाने के अवसर की पहचान करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपना खुद का व्यवसाय, कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करके हम अपने वित्त पर खुद नियंत्रण रखते थे, किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे व्यवसाय ने हमारे लिए पैसे कमाए, तब भी जब हम शारीरिक रूप से वहां नहीं थे। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। हमें पैसे देने के बजाय अमीर पिता ने हमें बहुत कुछ दिया था।